हेलो एवरीवन। आज अपना लेक्चर 3 है बायोटेक का, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का। आज के लेक्चर की शुरुआत अपन एक नीट के आए हुए क्वेश्चन से करते हैं जो कि नीट 2020 में आ चुका है। बेसिकली मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था जो क्योंकि अपन चैप्टर के लास्ट में जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा उसके एंड में अपन प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। तो मेरे को एक क्वेश्चन मिला जो मेरे को लगा कि यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए, तो वो देखते हैं क्वेश्चन। और क्यों डिस्कस करना चाहिए, एक रीज़न है इसका कि इस क्वेश्चन से अपन यही चीज़ ये भी समझेंगे कि अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अगर अपन कन्फ्यूजन होते तो अपन को अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को, वो भी इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या आया था। क्वेश्चन आया था द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड एज। नीट 2020 में क्वेश्चन आया था ORI साइट, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, रिकॉग्निशन साइट एंड सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है ना, ये 4 ऑप्शन आए थे इसमें। अब अपन क्वेश्चन अगर देखेंगे तो ये पूछ क्या रहा है, देखते हैं। द सीक्वेंस, वो सीक्वेंस बताइए जो कंट्रोल करता है कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है, मतलब कॉपी करने को कंट्रोल करता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन को कंट्रोल करता है। किसके मल्टीप्लिकेशन कंट्रोल करता है? ऑफ द लिंक्ड डीएनए, मतलब ऐसा सीक्वेंस जो कि मल्टीप्लिकेशन को कंट्रोल करता है। किसके? ऐसे मतलब डीएनए को जो उसमें लिंक्ड है, या फिर डीएनए के मल्टीप्लिकेशन को कंट्रोल करता है। ऐसा सीक्वेंस का नाम बताइए जो कि कहाँ प्रेजेंट है? इन द वेक्टर। मतलब अपन ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वेक्टर में प्रेजेंट ऐसे सीक्वेंस का नाम बताइए जो कि डीएनए की मतलब जो उसमें लिंक्ड डीएनए है, उसमें जोड़ा गया डीएनए है, वेक्टर में जोड़ा गया डीएनए की मल्टीप्लिकेशन को कंट्रोल करे, मल्टीप्लिकेशन या फिर कॉपी को कंट्रोल करे। तो ये अपन प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ इसका मतलब क्या आंसर होगा। तो आप देखिए क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर है ORI। अपन ने डिस्कस किया था ORI कि जब अपन डिजायर्ड जीन को वेक्टर डीएनए में कंबाइन करते हैं और अपन उसको होस्ट सेल में भेजते हैं, तो होस्ट सेल में डिजायर्ड जीन की मल्टीप्लिकेशन की जिम्मेदारी किसकी ऊपर होती है? वेक्टर डीएनए की। और वेक्टर डीएनए में भी ये क्यों पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि वेक्टर डीएनए में क्या प्रेजेंट है? ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। अब मान लीजिए अपन को कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, देखिए क्या बोल रहा है, कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ डीएनए। डीएनए की कॉपी नंबर मतलब डीएनए की कॉपी मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब एक बात बताइए, डीएनए की कॉपी बनानी है या डीएनए का मल्टीप्लिकेशन, तो डीएनए से डीएनए बनना, कॉपी बनना मतलब डीएनए से डीएनए बनना, और डीएनए से डीएनए बनने को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। और ORI का फुल फॉर्म क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो नाम में ही आंसर है। बाई चांस कंफ्यूज हो जाते हैं तो नाम में ही आंसर है, बाकी ऐसा ही कुछ नहीं। ये एग्जैक्ट NCERT की लाइन है। पर नेक्स्ट लेक्चर जो वेक्टर अपन पूरा पढ़ेंगे, क्लोनिंग वेक्टर करके NCERT में टॉपिक है, उसमें ORI टॉपिक है, उसकी एग्जैक्ट लाइन छपी थी। पर बाई चांस कंफ्यूजन होता है तो अपन को क्वेश्चन को इस तरह से अप्रोच करना है। अब ये रिकॉग्निशन साइट क्या है? मैंने बताया था जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो डीएनए में कट लगाते हैं। तो कट लगाने, तो अपन ने तो क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को छोड़ दिया डीएनए में, पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कैसे पता कि कहाँ कट लगाना है? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, डीएनए में कुछ ऐसी साइड, ऐसी जगह ढूंढता है और उसको पहचान के वहीं पर जाके कट लगाता है। तो वो जगह जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है डीएनए में ढूंढता है और वहीं जाके कट लगाता है, उसी को क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन साइट। और जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वही क्या होती है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अपन इसी लेक्चर में भी देखेंगे आगे। और ये सेलेक्टेबल मार्कर क्या है? मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अपन ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, जो डिजायर्ड जीन और वेक्टर डीएनए को कंबाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, उसको होस्ट सेल में भेज दिया। पर जरूरी नहीं है कि होस्ट की हर सेल में हमारा भेजा हुआ RDNA पहुंच पाए। कुछ होस्ट सेल में RDNA पहुंचेगा, कुछ होस्ट सेल में RDNA नहीं पहुंचेगा। अपन को किस सेल से काम है? जिसमें RDNA पहुंच जाएगा। तो उन RDNA सेल को अपन होस्ट ऑर्गेनिज्म में उन सेल को अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें RDNA पहुंचा है और जिसमें RDNA नहीं पहुंचा है? उसको अपन आइडेंटिफाई करेंगे सेलेक्टेबल मार्कर की मदद से। मतलब ऐसी कुछ सीक्वेंस होती है, सेलेक्टेबल मार्कर साइट होती हैं जिसकी मदद से अपन आइडेंटिफाई कर पाते हैं किस में RDNA गया है, किस में RDNA नहीं गया है। और ये सेलेक्टेबल मार्कर किस में प्रेजेंट होता है? वेक्टर डीएनए में प्रेजेंट होता है। अपन नेक्स्ट लेक्चर में आएगा जब वेक्टर के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, तो उसमें एक साइट होती है सेलेक्टेबल मार्कर। और इस सेलेक्टेबल मार्कर का एग्जांपल होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं ना, वो सेलेक्टेबल मार्कर का काम करते हैं। इसके 2 एग्जांपल हैं, एम्पीसाइक्लिन एंड टेट्रासाइक्लिन। एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन इसके 2 एग्जांपल है, अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वही सेलेक्टेबल मार्कर का काम करते हैं जो कि आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं किस में RDNA गया, किस में RDNA नहीं गया है होस्ट की सेल पे। तो ये सब अपना नेक्स्ट लेक्चर में, ये अपन अभी पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। और ORI इसका एक एग्जाम आंसर है। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अपन को क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है अगर अपन बाई चांस कन्फ्यूज़ होते हैं तो। ठीक है, तो आज अपन लेक्चर 3 की तरफ मूव करते हैं।
और 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं नीट में हर साल इस चैप्टर से। और जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं स्क्रीन ब्राइटनेस बढ़ा के देखिएगा। और आज अपने एनसीईआरटी के पेज नंबर 195, 196, 197 ये लगभग इन पेज का कंटेंट आज के लेक्चर में अपना कवर होगा। ठीक है, तो अब मूव करते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 में। हाँ, तो अब अपन देख रहे हैं मेजर स्टेप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना, मेजर स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी के 4 मेजर स्टेप्स हैं, ये चारों जो लिखे हुए हैं, इन चारों को अगर अपन 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए अभी तक अपन ने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड पढ़ा, अभी तक अपन ने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड पढ़ा इसका, जो कि इस पूरे चैप्टर का बेसिक फाउंडेशन है। तो अगर आपने उन लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उसको जरूर देख लीजिएगा। लेक्चर 1 थोड़ा बड़ा ज़रूर है, 40 मिनट्स का है, पर उसका जो कंसेप्ट है आपको जेनेटिक्स में भी काम आएगा और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में भी काम आएगा। ठीक है ना, तो जो बेसिक फाउंडेशन है लेक्चर फर्स्ट सेकंड, उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर की, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप चैनल विजिट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड पढ़ा। उसके बाद अपन पढ़ेंगे टूल्स, कि अपन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होंगे। और वो टूल्स पढ़ लेने के बाद अगर ये 4 स्टेप अपन जो बायोटेक्नोलॉजी के मेजर स्टेप है इनको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ लेते हैं तो ये अपना चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो बेसिकली वो पूरा ही चैप्टर है ये अपने बोर्ड पे ही लिखा हुआ है, लेक्चर फर्स्ट सेकंड टूल्स एंड देन ये 4 मेजर स्टेप। अब अपन देखते हैं मेजर स्टेप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी कौन से 4 मेजर स्टेप हैं। ये एरो का क्या मतलब है, एन मतलब एनसीईआरटी में आपको बताऊंगा बाद में, पहले अपन 4 बेसिक स्टेप देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन एंड फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय कंबाइनिंग इट विद वेक्टर डीएनए। सिंपल, पहले डिजायर्ड जीन को आइसोलेट करना, मतलब अपने सेल से अलग करना, जहाँ से भी ऑब्टेन कर रहे हो उस सेल से डिजायर्ड जीन को आइसोलेट करना, अलग करना। उसके बाद फॉर्मेशन करना किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन अपन कैसे करते हैं, अपने डिजायर्ड जीन को वेक्टर डीएनए में कंबाइन करके, तो वही लिखा है बाय कंबाइनिंग इट विद वेक्टर डीएनए। फर्स्ट स्टेप अपना ये हो गया। उसका सेकंड स्टेप है ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इन सूटेबल होस्ट सेल। अब जो अपना बना हुआ आरडीएनए उसको सूटेबल होस्ट सेल में ट्रांसफर करना। तो एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, वो एक्चुअली पैराग्राफ दिया हुआ है वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर का। वो वेक्टरलेस का तरीका मैं आपको बताऊंगा वेक्टरलेस क्या है। तो एक मतलब सिंपल सा भी समझिए आप, आरडीएनए बनाना और सेकंड में उसको ट्रांसफर करना किसमें, सूटेबल होस्ट सेल में। उसके बाद थर्ड स्टेप आप यहाँ पे आता है सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपन आरडीएनए बना के उसको होस्ट सेल में भेजते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि होस्ट ऑर्गेनिज्म की हर सेल में हमारा आरडीएनए पहुंच पाए। तो हमको सिलेक्शन करना या स्क्रीनिंग करना, छांटना जरूरी है। उन होस्ट सेल को छांटना जरूरी है जिनमें हमारा आरडीएनए पहुंचा है, क्योंकि वही हमारी काम की है। तो उनको सेलेक्ट करने में और स्क्रीन करने में, मतलब वो इनको छांटने में कौन हेल्प करता है, तो वो मतलब थर्ड स्टेप है। मतलब सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग जो है वो थर्ड अपना स्टेप है, और वही उसमें हेल्प कौन करता है, अपना वेक्टर डीएनए ही हेल्प करता है। क्योंकि मैंने आपको अभी इसके पहले बताया था कि वेक्टर डीएनए में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर जीन, मतलब ऐसे जीन जिन्हें हम मार्क कर सकें, किसी भी ऑर्गेनिज्म में भेजने के बाद मार्क कर सकें, ढूंढ सकें। तो जो वेक्टर में सेलेक्टेबल मार्कर जीन प्रेजेंट होते हैं वही हेल्प करते हैं इस स्टेप पे, सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। ये बहुत मतलब पूरे चैप्टर का सबसे ट्रिकी जो कहना चाहिए स्टेप है वो यही स्टेप है। यही समझने में थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम होती है, तो अपन उसको बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, इसलिए मैंने आज स्टार बना रखा है कि थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। तो अपन पढ़ेंगे। इसमें एक वर्ड आता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो वो अपन देखेंगे जब ये अपन ये वाला स्टेप पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है मेंटेनेंस एंड कल्चरिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। अच्छा, रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल मतलब वह होस्ट की सेल जिनमें हमारा आरडीएनए गया हुआ हो, जिसमें आरडीएनए इंट्रोड्यूस हुआ हो, तो वो क्या गई, रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। तो मेंटेनेंस एंड कल्चरिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल एट लार्ज स्केल टू ऑब्टेन डिजायर्ड रिजल्ट। वही जो रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल है उनको मेंटेन करना, कल्चर करना, उनको मतलब मल्टीप्लाई करवाना, कल्चर करवाना, ताकि हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट, मतलब हमारा डिजायर्ड जो भी कैरेक्टर हम चाहते थे जिसके लिए आरडीएनए बनाया उसको ऑब्टेन कर सकें। अब मैंने यहाँ एरो कुछ बनाए हुए हैं। एक्चुअली क्या है एनसीईआरटी में प्रॉब्लम क्या है, जैसे ये अपन सीक्वेंस वाइज पढ़ ले तो अपन को समझ में आ रहा है, आरडीएनए बनाना, ट्रांसफर करना, फिर सिलेक्शन करना रिकॉम्बिनेंट का और आखिरी में उसको मेंटेन करना, तो अपन को क्लियर हो रहा है। पर एनसीईआरटी में प्रॉब्लम क्या है ना, ये स्टेप आगे पीछे दिए हुए हैं, दिए तो एनसीईआरटी में सब है पर आगे पीछे दिए हुआ है। कैसे, एनसीईआरटी में क्या करता है, जैसे ही क्लोनिंग वेक्टर खत्म होता है, मतलब वेक्टर के बारे में मैंने बताया था एनसीईआरटी में पेज दिया जो अपन पढ़ेंगे, तो वेक्टर की बात खत्म होती है ना, एनसीईआरटी सबसे पहले दे देता है ये वाला स्टेप, सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। ये एरो मैंने बना के सबसे ऊपर इसलिए किया है कि एनसीईआरटी में सबसे पहले ये स्टेप दे रखा है। फिर उसके जस्ट बाद एनसीईआरटी में ये वाला स्टेप दे रखा है, ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इन सूटेबल होस्ट सेल, ठीक है ना। और उसके बाद थर्ड स्टेप, ये मैंने जो एरो बनाया ना, फर्स्ट को ऐसे बना, मतलब ये
इसकी जगह पे ये दिया और इसकी जगह पे ये दिया, मतलब सबसे पहले ये वाला स्टेप दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप देखेंगे तो उसके बाद ये वाला स्टेप दिया हुआ है ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इन सुटेबल होस्ट सेल, उसके बाद एनसीईआरटी के जो एंड में ये वाला दिया हुआ है स्टेप। और इसको किस नाम से दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए को किस नाम से दिया हुआ है, प्रोसीजर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब क्या प्रोसीजर होगा आरडीएनए बनाने का। तो एनसीईआरटी में सीक्वेंस गड़बड़ है तो अपन क्या करेंगे, जब 1 बाय 1 स्टेप अपन पढ़ेंगे तो अपन सीक्वेंस से ही 1 बाय 1 स्टेप जब सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो मैं आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर बताता जाऊँगा कि आज अपन ये पेज नंबर कवर कर लिया तो आप पढ़ लेंगे तो आपको सीक्वेंस पता रहेगा कि एनसीईआरटी में कहाँ सीक्वेंस की गड़बड़ी है, ठीक है ना। और एन मतलब एनसीईआरटी है, मैंने लिख दिया कि एनसीईआरटी में सीक्वेंस की गड़बड़ी है। तो ये अपन ने 4 स्टेप देख लिए। अब अपन को क्या पढ़ना है, टूल्स पढ़ना है। अपन को क्या पढ़ना है, टूल्स। किसके टूल्स, अपन देख रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब आरडीएनए टेक्निक एंड जीन ट्रांसफर टेक्निक। तो अब एनसीईआरटी का जो अपन देख रहे हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, जो कंटिन्यू करते हैं अपन, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपन बना रहे हैं उसके कौन कौन से टूल्स होते हैं। तो एनसीईआरटी में देखो, इसके पहले मैं बताता हूँ, इसके 4 मेजर टूल्स होते हैं। देखिए टूल्स रिक्वायर्ड में अपन देखेंगे 4 टाइप्स के टूल्स होते हैं। पहला एंजाइम, दूसरा वेक्टर डीएनए, पैसेंजर डीएनए एंड होस्ट सेल। अब अपन देखते हैं कि टूल्स रिक्वायर्ड में एंजाइम, अब 1 बाय 1 अपन समझते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले अपन ने लिखा कि स्टेप क्या, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, डिजायर्ड जीन को आइसोलेट करना। अब जीन को अपन इससे हाथ डाल के तो निकाल नहीं लेंगे सेल से, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो सबसे पहले आप दिमाग लगाइए कि सेल है, सेल में सेल वॉल होगी, एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन से स्टार्टिंग होगी। तो अपन को सबसे पहले जीन तक पहुंचने के लिए, न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा, उसका लाइसिस करना पड़ेगा, रप्चर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन कुछ, और ये सब काम कौन करता है, एंजाइम्स ही करते हैं, ठीक है ना। तो जो एंजाइम सबसे पहले रिक्वायर्ड होगा, अपन को रिक्वायर्ड होगा लाइजिंग एंजाइम। लाइजिंग एंजाइम क्या करेगा, जो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन है, जैसे प्लांट के लिए अलग लाइजिंग एंजाइम होगा, एनिमल्स के लिए अलग होगा, फंजाई के लिए अलग होगा, बैक्टीरिया के अलग लाइजिंग एंजाइम यूज़ होगा। अगर अपन बैक्टीरियल सेल से डीएनए निकाल रहे हैं अपना डिजायर्ड, या प्लांट से डिजायर्ड निकाल रहे हैं, जहाँ से भी डिजायर्ड निकाल रहे हैं उसके हिसाब से, उसके आउटर जो भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसके हिसाब से लाइजिंग एंजाइम जरूरी है, ठीक। दूसरा मान लीजिए अपन ने तो डीएनए का कर लिया, अब अपन को क्या डीएनए तक अपन पहुंच गए हैं तो डीएनए में कट लगा के डीएनए को निकालना भी ज़रूरी है। उसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए। कौन सा एंजाइम चाहिए, उसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है ना, जो कि डीएनए में कट लगाता है। अब डीएनए में कट लग गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम हो गया। अब अपन ने डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के होस्ट में ट्रांसफर कर दिया। तो होस्ट में ट्रांसफर करने के बाद डीएनए का मल्टीप्लिकेशन भी ज़रूरी है, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन भी ज़रूरी है, उसका नंबर बढ़ना भी ज़रूरी है। और रेप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए रेप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, जो कि कहलाता है सिंथेसाइजिंग एंजाइम, सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। और चौथा जो अपना एक एंजाइम और यहाँ पे काम आता है, अपन ने डीएनए कट तो लगा के डिजायर्ड जीन को ऑब्टेन कर लिया, पर उस डीएनए को अपन को जोड़ के वेक्टर डीएनए में जोड़ के अपन को आरडीएनए भी तो बनाना है। तो जो जोड़ने में काम करता है वो कौन सा काम करता है, डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज जोड़ने में काम करता है। तो ये डिफरेंट टाइप के एंजाइम यूज होते हैं। तो पहला टूल हो गया एंजाइम। दूसरा टूल हो गया वेक्टर डीएनए। अब वेक्टर डीएनए चाहिए अपन को, ठीक है ना, अपन ने एंजाइम पढ़ लिए, वेक्टर डीएनए चाहिए। वेक्टर डीएनए की इतनी सारी मैं इंपॉर्टेंस ऑलरेडी बता चुका हूँ। रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, ओआरआई होता है, ठीक है ना, होस्ट में रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा और ट्रांसफर में भी हेल्प करता है, ठीक है ना, और उसमें सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग में भी हेल्प करता है। सिलेक्शन स्क्रीनिंग में हेल्प कैसे करता है, सेलेक्टेबल मार्कर जीन होते हैं जिसके एग्जांपल होते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, तभी बोल रहे हैं ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, क्योंकि एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन क्या है, एंटीबायोटिक। ये डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये वेक्टर डीएनए के काम हो गए। अब एक चीज़ और होती है एनसीईआरटी में जो दिया है ना, ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि ये जो ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए सुटेबल होस्ट सेल, तो एनसीईआरटी में जब आप ये वाला स्टेप कंप्लीट होता है जहाँ पे सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल वाला, मतलब क्लोनिंग वेक्टर दिया हुआ है, वो जब एंड हो जाता है पूरा, जब नया टॉपिक एक चालू होता है ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए सुटेबल होस्ट सेल, तो एनसीईआरटी में वहाँ पे वेक्टर लेस जीन ट्रांसफर दिया है। मतलब अगर अपन कुछ मेथड ऐसी भी होती है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उसमें अपन क्या करते हैं, अपना डिजायर्ड जीन ऑब्टेन करते हैं और उसको डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं सेल के अंदर। तो प्लांट सेल के लिए अलग मेथड होती है, वेक्टर लेस है, इसमें वेक्टर का यूज़, ये वेक्टर का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, अपन डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया अपन ने सेल के अंदर। तो प्लांट के लिए जैसे अपन जीन गन यूज़ करते हैं, ठीक है ना, एनिमल्स के लिए अपन यूज़ करते हैं माइक्रो इंजेक्शन, बैक्टीरियल के लिए अलग मेथड है। तो ये अपन पढ़ेंगे वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर भी, इससे भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। 3-4 मेथड दी है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन जरूर आता है, तो वो भी अपन देखेंगे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। और अभी अपन तो यहाँ पर वेक्टर वाला ही पढ़ेंगे, क्योंकि अपन वेक्टर का पूरा पढ़ चुके हैं, डिटेल पढ़ेंगे, फिर वेक्टरलेस भी पढ़ेंगे। अभी यहाँ वेक्टर वाला है, वेक्टरलेस भी आएगा। तीसरा होता है पैसेंजर डीएनए। अब पैसेंजर डीएनए मतलब
डिजायर्ड जीन को ही पैसेंजर डीएनए बोलते हैं अपन। मतलब पैसेंजर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वेक्टर पे बैठ के जाएगा। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए अपन को अपने को शहर के अंदर ही घूमना है कहीं, तो अपन अपना 2 व्हीलर 4 व्हीलर यूज़ करेंगे। मान लीजिए दूसरे शहर जाना है, ट्रेन का यूज़ करेंगे। दूसरे देश जाना है, फ्लाइट का यूज़ करेंगे। तो जैसे डिफरेंट जगह जाने के लिए अपना डिफरेंट टारगेट है, अपना जहाँ अपन को डेस्टिनेशन जाना है, तो डिफरेंट जगह जाने के लिए अपन डिफरेंट व्हीकल या फिर डिफरेंट ट्रैवलिंग ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं ना। ऐसे ही अपने आरडीएनए को जब अपन वेक्टर में बैठा के भेज रहे हैं, तो कहाँ भेज रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि अपन कौन सा वेक्टर डीएनए यूज़ करेंगे। मतलब अलग अलग वेक्टर डीएनए यूज़ होंगे अलग अलग होस्ट के लिए। मान लीजिए अगर एनिमल में ट्रांसफ़र करना है तो वेक्टर अलग अलग टाइप का वेक्टर डीएनए यूज़ होगा। जैसे एनिमल के लिए मोस्टली रेट्रोवायरस एज अ वेक्टर डीएनए यूज़ होता है, ठीक। और फिर प्लांट के लिए अलग यूज़ होता है, बैक्टीरियल के लिए अलग मेथड है। तो वेक्टर डीएनए के भी एग्जांपल होते हैं डिफरेंट टाइप के। एक एग्जांपल अपन वेक्टर डीएनए का प्लाज्मिड पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में था प्लाज्मिड, ठीक है ना। तो वेक्टर डीएनए के और भी एग्जांपल होते हैं, डिपेंड करता है कि अपन को कहाँ भेजना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मेरे को बतानी थी, ये भी हो गया अपना। तो वेक्टर डीएनए के एग्जांपल आएंगे। पैसेंजर डीएनए मतलब डिजायर्ड जीन। पैसेंजर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वेक्टर पे बैठ के जा रहा है, तो मतलब जो वेक्टर डीएनए को आप व्हीकल मान लो, तो उसका पैसेंजर कौन है, डिजायर्ड। तो इसलिए डिजायर्ड जीन को पैसेंजर डीएनए बोलते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल पढ़ना नहीं। डिजायर्ड जीन मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें हमें इंटरेस्ट है, जो हम जिसका हम कैरेक्टर लाना चाहते हैं आगे चल के, तो उसमें अपन को डिटेल नहीं पढ़ना है। वेक्टर एंजाइम का अपन को पढ़ना है। और आखिरी होता है होस्ट सेल। होस्ट सेल मतलब कि जिसमें ट्रांसफ़र करना है अपन को, उसको प्लोरीफेट कराने के लिए, मतलब जिसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको, और फर्दर फिर वहाँ से अपन ऑब्टेन कर लेंगे, उसका कल्चर करेंगे। तो होस्ट मतलब जिसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसमें भी ज़्यादा कुछ आता नहीं है। एक आध मेथड होती है पैसेंजर डीएनए ऑब्टेन करने की, डिजायर्ड जीन ऑब्टेन करने की, वो अपन पढ़ेंगे जब ये प्रोसेस आएगा ना, तो अपन पढ़ेंगे। तो अपन को अब क्या देखना है, ये अपन पूरा देख लिया है। अपन को क्या देखना है, अपन टूल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें अपन को 2 चीज़ पढ़नी है। पहला टूल्स पढ़ना है, दूसरा प्रोसीजर पढ़ना है, ठीक है ना। तो जैसे अपन टूल्स कंप्लीट कर लेंगे ये चारों, उसके बाद अपन प्रोसीजर पढ़ेंगे। और प्रोसीजर में अपन कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पे। प्रोसीजर अपन किस चीज़ का पढ़ रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसीजर। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसीजर मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का प्रोसीजर पढ़ रहे हैं ना। तो जैसे अपन टूल्स पढ़ के खत्म करेंगे, प्रोसीजर पढ़ना चालू करेंगे। प्रोसीजर पढ़ना चालू करेंगे मतलब अपन ये वाले स्टेप से चालू कर देंगे। फिर ये स्टेप पढ़ेंगे, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जो फोर्थ स्टेप है ना, मेंटेनेंस एंड कल्चर, इसमें एंड में एनसीईआरटी में दिया भी है और आता है। मेंटेनेंस कल्चर मतलब किस में करेंगे, बायो रिएक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, बायो रिएक्टर्स। और फिर एक आता है आखिरी में डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये 2 स्टेप आता है इस फोर्थ स्टेप के लिए, मतलब लास्ट स्टेप के लिए। तो अपन का सीक्वेंस यही रहेगा पढ़ने का। तो अपन फर्स्ट सेकंड लेक्चर अपन ने देख लिया, फिर अपन टूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद अपन प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। प्रोसीजर में अपन कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे, और एक एक 1 बाय 1 स्टेप करते हुए अपनी चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं, एंजाइम से अपन देखते हैं, फिर अपन आगे का लेक्चर देखते हैं, ठीक है। अब अपन को देखना है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। इसके पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यार, आप नोट्स बनाते चलें। जो भी अपन लेक्चर देख कर रहे हैं ना, साथ साथ आप नोट्स बनाते चलें। क्योंकि आप कितने अच्छा पढ़ लें, अगर आपके पास एग्ज़ाम के पहले नोट्स नहीं है ना, तो फिर वो कुछ याद नहीं आता है। और अगर आपके पास नोट्स हों और लेक्चर आपने देखे हुए हैं अच्छे से, और लेक्चर से नोट्स बनाए हैं अगर, तो आप जब नोट्स रिवाइज करेंगे तो लेक्चर भी आपके दिमाग में चलता रहेगा और आपको याद रहेगा एग्जाम के टाइम। तो नोट्स बनाते चलें। उसके लिए कुछ नहीं करना है। जैसे ही अपन ने इसको पढ़ के फिर मैं जब हटता हूँ ना इसको मिटाने के लिए, जब मैं हटता हूँ तो 1-2 सेकंड का टाइम रहता है, तो बीच में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और उसके फिर एक बार बैठ के अच्छे से नोट्स बना लीजिए। या आपको लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाने तो लेक्चर के साथ साथ बना लीजिए। इसलिए मैं एक एक चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे, कि आप, मैं ऐसे शॉर्ट में नहीं लिख रहा हूँ, मैं पूरा डिटेल में इसलिए लिख रहा हूँ कि आप प्रॉपर इसके नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। और एक चीज़ और है, जो अपन फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था ना, हिस्टोन में बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, लाइसिन, आर्जिनिन। वो इस साल नीट में क्वेश्चन आ चुका है, अभी 2022 में नीट हुआ था ना, इस साल आया था। मैं देख रहा था पेपर तो मुझे दिखा था, तो अपन जो डिस्कस किए थे, तो वो क्वेश्चन जो मैंने जहाँ मैं बता रहा हूँ ना नीट में आता है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। हो सकता है इस साल भी आए। तो जहाँ मैं बता रहा हूँ ना कि क्वेश्चन आता है, उसको तो आप अच्छे से करना ही करना है, ठीक है। लाइसिन, आर्जिनिन जो बेसिक अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं हिस्टोन्स में, वो इस साल आया था, ठीक। अपन देखते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पेज नंबर 195 एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अपन ने तो 4 टूल्स पढ़े, एंजाइम, वेक्टर, डिजायर्ड जीन और होस्ट, ठीक। अब एनसीईआरटी क्या बोलती है कि एनसीईआरटी के हिसाब से क्या टूल्स है। एनसीईआरटी बोलती है, देखिए एनसीईआरटी बोलती है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, वेक्टर एंड होस्ट ऑर्गेनिजम्स आर टूल्स फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एनसीईआरटी के हिसाब से यही सब टूल्स हैं। एनसीईआरटी ने क्या किया, जो एंजाइम के एग्जांपल होते हैं ना, जैसे मैंने बताया था कट लगाने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम मतलब डीएनए पॉलीमरेज, जो कि किस में यूज़ होगा, डीएनए पॉलीमरेज यूज़ होगा किस में, होस्ट में मल्टीप्लिकेशन के लिए, अपने आरडीएनए के लिए। और लाइगेज एंजाइम किसके लिए यूज़ होता है,
लाइगेज एंजाइम यूज़ होता है जॉइनिंग के लिए। किसके लिए? जब अपन आरडीएनए बनाते हैं तो वेक्टर और वेक्टर को और डिजाइड को ज्वाइन करते हैं ना, डिजाइड जीन को, तो लाइगेज यूज़ होता है। तो ये 3 तो एग्जाम्पल हो गए एंजाइम के। तो पहला अपना हो गया टूल्स, दूसरा अपन ने वेक्टर पढ़ा था, तीसरा अपन ने डिजाइड पढ़ा था। तो एनसीईआरटी में डिजाइड जीन नहीं दिया हुआ है एज अ वेक्टर, पैसेंजर डीएनए को नहीं दिया हुआ है नाम उसका। और चौथा अपन ने होस्ट पढ़ा था। तो बाई चांस नीट में अगर क्वेश्चन आता है ना, तो फर्स्ट प्रेफरेंस अपन को एनसीईआरटी को देनी है। मतलब एनसीईआरटी में जो लिखा है अपन को उसी के हिसाब से आंसर देना है। मान लो नीट में क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फर्स्ट ऑप्शन में मान लो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दे दिया, सेकंड ऑप्शन में वेक्टर दे दिया, थर्ड में होस्ट और फोर्थ में ऑल दे दिया, तो अपन तो ऑल टिक कर देंगे। मान लो फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेकंड में दे दिया वेक्टर, थर्ड में दे दिया डिजायर्ड जीन या पैसेंजर डीएनए, फोर्थ में दे दिया ऑल, तो आप क्या टिक करेंगे? ऑल। क्योंकि डिजायर्ड जीन भले एनसीईआरटी में नहीं दिया हो, पर एग्जाम्पल तो होता है ना, टूल्स का अपन ने पढ़ा है, तो आपको ऐसे अप्रोच करना है। पहले एनसीईआरटी को ध्यान में देखना कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, पहले तो एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर देना है। बाय चांस अगर डिजायर्ड जीन भी ऑप्शन में हो और ऑल का ऑप्शन आ रहा हो अपने पास, तो ऑल को टिक करना है। और कभी प्रेफरेंस देनी पड़े तो अपन किसको प्रेफरेंस देंगे? जो एनसीईआरटी में गिवन होगा। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे कॉमन चीज़ें, जैसे किसी को नहीं पता हो बाई चांस, कि जो प्रीफिक्स होता है ना आखिरी में जो लगता है, जैसे सब प्रीफिक्स सफिक्स होता है, ठीक है ना, तो सॉरी जो सफिक्स होता है, जो जिस भी वर्ड के एंड में ए एस ई लगा हो, वर्ड के एंड में ए एस ई लगा हो, वो एंजाइम का नाम होता है। जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसका पूरा नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, तो उसके आगे में भी ए एस ई है, तो वो भी एंजाइम का एग्जाम्पल है। पॉलीमरेज एंजाइम, तो ये भी एंजाइम का एग्जाम्पल है। लाइगेज, देखो आखिरी में ए एस ई लगे हुए हैं, तो ये जिसके आखिरी में मैंने लिखा है यहाँ पे कि जिस भी वर्ड के आखिरी में ए एस ई सफिक्स हो, सफिक्स मतलब जो वर्ड के एंड में लगे, प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड के स्टार्टिंग में लगे, ठीक है ना, तो सफिक्स मतलब जो जिस भी वर्ड के एंड में ए एस ई लगता है वो एंजाइम का नेम है, एंजाइम के नेम का एग्जाम्पल है। तो ए एस ई लगो तो एंजाइम है। ठीक, अब अपन क्या देखेंगे, अपन इस वन बाय वन अपने जो टूल से स्टार्ट करते थे। सबसे पहले टूल से एंजाइम। अब एंजाइम में मैंने आपको बताया था अपन कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले एंजाइम किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होगा? सेल है, सेल के अंदर से अपन को डीएनए निकालना है, तो सबसे पहले सेल से अपन को डीएनए निकालना है, तो सबसे पहले अपन को किसको तोड़ना पड़ेगा? रप्चर करना पड़ेगा या लाइसिस करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, रप्चर किसको करना पड़ेगा? सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन को। तो पहला एंजाइम उसी से रिलेटेड है। एंजाइम अपन पहला टूल देख रहे हैं, लाइजिंग एंजाइम। लाइजिंग एंजाइम क्या करेगा? दीज एंजाइम आर यूज्ड फॉर लाइसिस ऑफ सेल टू टेक आउट द डीएनए। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट एंजाइम यूज़ होगा, क्योंकि किसी में सेल वॉल होगी, किसी में सेल वॉल एब्सेंट होगी, जैसे एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, या उसकी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन किसकी मिल के बनी होगी, उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे लाइजोजाइम। लाइजोजाइम किसके लिए यूज़ करते हैं? बैक्टीरियल सेल के लिए। ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल है काइटिनेज, क्योंकि जो फंजाई के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, ये क्यों यूज़ करें? जैसे मान लो फंजाई से डिजायर्ड जीन ऑब्टेन करना हो, तो फंजाई की सेल वॉल तोड़नी पड़ेगी ना, उसी के लिए। तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन की, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि काइटिन की सेल वॉल, जो काइटिन एज अ सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है, मतलब फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो आंसर काइटिन गया था। देखो ए एस ई लग गया तो एंजाइम हो गया। बाकी जो वर्ड देखो आप शुरू में काइटिन, CHITIN, काइटिन। तो काइटिन जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन की मिलकर बनी होती है। तो उसको डिसॉल्व करने के लिए या तोड़ने के लिए, रप्चर करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होगा, काइटिनेज यूज़ होगा। तो काइटिनेज होगा फंजाई के लिए। काइटिन अंडरवर्ड आ चुका है कि फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। ठीक है। लाइजोजाइम किसके लिए? बैक्टीरियल सेल के लिए यूज़ होगा। अब दो वर्ड आता है सेलुलेज एंड पेक्टिनेज। ये भी नीट में आ चुका है। जब पहले AIPMT होता था ना, तभी क्वेश्चन आया था, और अभी भी एक बार रिसेंटली रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि प्लांट सेल के लिए कौन सा यूज़ करना है। मान लो प्लांट की सेल से अगर डिजायर्ड जीन ऑब्टेन करना है तो कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे उसकी सेल वॉल को तोड़ने के लिए। तो अपन को याद रखना कि प्लांट की सेल वॉल किसकी मिलकर बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की। सेलुलोज और पेक्टिन की मिलके बनी होती है। तो एंजाइम कौन सी यूज़ होंगे? सेलुलोज को तोड़ने के लिए, रप्चर करने के लिए सेलुलेज, पेक्टिन को तोड़ने के लिए पेक्टिनेज। तो क्या आ जाएगा? सेलुलेज एंड पेक्टिनेज एंजाइम आर यूज्ड फॉर प्लांट सेल एज अ लाइजिंग एंजाइम टू ऑब्टेन द डीएनए। एनिमल में क्या प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। तो सेल मेम्ब्रेन एनिमल की किसकी मिलके बनी होती है? एनिमल की सेल मेम्ब्रेन लिपिड की एंड प्रोटीन की। लाइपोप्रोटीन की सेल मेम्ब्रेन होती है ना अपनी। एनिमल सेल में सेल वॉल तो होती नहीं है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो किसकी मिलके बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की, लिपिड और प्रोटीन की। तो उसको अगर डिसॉल्व करना है, लाइसिस करना है, तो अपन क्या यूज़ करेंगे? लिपिड के लिए लाइपेज और प्रोटीन के लिए प्रोटीएज। ठीक है ना। तो एनिमल सेल के लिए प्रोटीज एंड लाइपेज, और सेलुलोज पेक्टिनेज अपन यूज़ करते हैं प्लांट सेल के लिए। और प्लांट सेल किसकी मिलके बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की। और फंजाई के लिए काइटिनेज, और बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियल सेल के लिए लाइजोजाइम एंजाइम एज अ लाइजिंग एंजाइम अपन यूज़ करते हैं डीएनए निकालने के लिए। अब अपन सेकंड आता है क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम मतलब
जो अपन को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वही क्लीविंग एंजाइम का एग्जांपल है। क्लीविंग एंजाइम मतलब होता है जो डीएनए में कट लगाए और अपने डिजायर्ड जीन को ऑब्टेन करने के लिए अपन जब डीएनए में कट लगाते हैं ना, तो वही है क्लीविंग एंजाइम, जो डीएनए में कट लगाए। तो उसका एग्जाम्पल है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और अपना नेक्स्ट लेक्चर में जो पेज नंबर 195, 196, 197 जो है, नेक्स्ट लेक्चर में भी इसी पे डिस्कशन रहेगा और ये मैक्सिमम अपना पोर्शन कवर हो जाएगा। और ठीक है, और बाकी ये है कि आप नोट्स बनाते चलिए, पढ़ते चलिए, और जो भी आपके सजेशन है उसको कमेंट करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो अपन चैप्टर के एंड में करेंगे ही, और साथ साथ जो मेरे को लगेगा मैं बताता जाऊँगा। ठीक है, और आपको जो भी सजेशन है कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।